लास्ट लेक्चर में हमारे क्वेश्चन 33 तक हो गए थे। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन 34 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 34 ए हाइड्रोजन एटम मूव एट स्पीड v। एक हाइड्रोजन एटम है, मान लेते हैं ये मेरा हाइड्रोजन एटम है, स्पीड v से मूव कर रहा है, ठीक है। कोलाइड विद अनदर हाइड्रोजन एटम केप्ट एट रेस्ट। यहाँ पे कोई अनदर हाइड्रोजन एटम है, वो रेस्ट में है, उससे कोलाइड करता है, ठीक है। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ v। मिनिमम वैल्यू ऑफ v निकालो, मतलब v की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। फॉर विच वन ऑफ द एटम मे गेट आयनाइज द मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम गिवन है। कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब देखो दूसरा एटम रेस्ट में था, तो क्या हो रहा है? अब देखो ये रेस्ट में, इसको एक्साइट स्टेट में लाने के लिए, मूव करवाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए मेरे को? एक्साइटेशन एनर्जी मान लो डेल्टा ई चाहिए, कितनी? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वही एक्साइटेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी या मूवमेंट करने के लिए मेरे को 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, ठीक है। इतनी एनर्जी चाहिए, तो मतलब कि कुछ एनर्जी लॉस होगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी यूज हुई है इसको एक्साइट करवाने में, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, तो क्या होगा? इनइलास्टिक कोलिजन होगा। क्या होगा? इनइलास्टिक कोलिजन। क्या हुआ? इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन क्यों हुआ है ये आपको पता चल गया, क्योंकि देखो जब दूसरा पार्टिकल जो रेस्ट में था उसको मूव करवाने के लिए कुछ एनर्जी लॉस हुई है, तो एक्साइट करवाने के लिए, ठीक है, यूज हुई है, लॉस हुई है उस चीज़ के लिए, तो उसके कारण काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी तो क्या होगा? इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है, इनइलास्टिक कोलिजन हो गया। अब देखो हम यूज करते हैं इसमें यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो एंड काइनेटिक एनर्जी, इसका यूज करते हैं। अगर इसका मैं यूज करता हूं तो क्या होता है? देखो अब मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। इनिशियली mv थी, फाइनल क्या हुआ? दोनों पार्टिकल की, एक पार्टिकल की जो एटम की, हाइड्रोजन एटम की वेलोसिटी होगी v1, दूसरा कुछ एनर्जी से एक्साइट हुआ उसकी होगी mv2 होगी। चलिए एक रिलेशन आ गया। दूसरा अगर मैं बात करूं, उसकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियली कितनी थी? हाफ m v² थी, तो ये कितनी होगी? हाफ m v1² प्लस हाफ m v2², इतनी तो होगी। लेकिन इसको मूव करवाने के लिए एनर्जी तो कंजर्व नहीं है, इसमें कंजर्व करनी है हमने, तो कुछ एनर्जी इसको मूव करवाने के लिए यूज की है इसने, डेल्टा ई, ये एक्साइटेशन एनर्जी जो, ठीक है, तो वो भी तो होगी इसमें, प्लस डेल्टा ई हो गया टोटल कंजर्व। तो एक तो मोमेंटम हो गया, एक काइनेटिक एनर्जी होगी। चलिए अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन जो mv वाली है उसका स्केयर कर लेता हूँ। v का स्केयर किसके इक्वल आएगा? m तो सब में कॉमन है, कॉमन आ गया कैंसिल, v² किसके इक्वल हो गया? v1 प्लस v2 का स्केयर हो जाएगा। यहाँ से इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? a का स्केयर मतलब v1 का स्केयर प्लस v2 का स्केयर प्लस 2 टाइम ऑफ v1 इंटू v2 लिख सकता हूं। चलिए भाई आगे देखते हैं। यहां से अगर मैं इससे कंपेयर करता हूं, देखो हाफ एम इसमें नहीं है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से डिवाइड कर दो, हाफ एम कॉमन आ जाएगा सब में, ठीक है। तो v1² इज इक्वल टू v1² प्लस v2², ये 2v1 इंटू v2 के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से अगर मैं दोनों को कंपेयर करता हूं, 2v1 इंटू v2 किसके इक्वल आ गया? 2 टाइम ऑफ डेल्टा ई बाई एम, इसके इक्वल आएगा। कंपेयर करो, हाफ एम कॉमन लेना है तो डेल्टा ई को 2 से मल्टीप्लाई और एम से डिवाइड कर दूंगा,
हाफ एम कॉमन आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, वी स्केयर के इस रिलेशन से कंपेयर हो जाएगा, ये चीज़ होगी। ये रिजल्ट आ गया मेरा। चलिए आगे देखता हूँ। एक मैं रिलेशन ले लेता हूँ v1 माइनस v2 का स्केयर। यहाँ से मेरा क्या आता है देखते हैं एक बार। a का स्केयर प्लस b का स्केयर माइनस का 2ab v1 इंटू v2, यही होगा। अगर मैं यही ऐड कर दूं और यही सब्ट्रैक्ट कर दूं, 2 टाइम ऑफ v1 इंटू v2 माइनस 2 टाइम ऑफ v1 इंटू v2, कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि ये इससे कैंसिल होंगे। अब देखो ये क्या होगा, 4v1 इंटू v2। अगर इसको इसके साथ लेके जाऊंगा तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, सिंपल v1 प्लस v2 का स्केयर लिख सकता हूं, प्लस v2 का स्केयर किसके इक्वल आ गया, माइनस का 4 टाइम ऑफ v1 इंटू v2, v1 माइनस v2 का स्केयर। हो गया यहां तक? आगे देखते हैं। v1 प्लस v2 स्केयर को मैं क्या लिख सकता हूं, ऊपर देखो v1 प्लस v2 स्केयर को v स्केयर लिख सकता हूं। हो गया भाई, ये 2 टाइम ऑफ 2v1 हो जाएगा, तो 2 टाइम ऑफ v1 इंटू v2 को क्या लिख सकता हूं मैं, माइनस का, इसको क्या लिख सकता हूं, v1 इंटू को v, यहां से 2 को 2 कैंसिल कर दूं तो v1 इंटू v2 क्या डेल ई बाई एम हो जाएगा, तो माइनस का 4 डेल ई बाई एम, ये लिख सकता हूं। कोई दिक्कत तो नहीं? किसके इक्वल आ जाएगी ये आपको पता है, v1 माइनस v2 का स्केयर के, माइनस v2 का स्केयर। हो गया? अगर मैं ये कहता हूं v1 माइनस v2 अगर 0 के इक्वल है तो ये चीज किसके इक्वल होगी, v स्केयर माइनस का 4 टाइम ऑफ डेल्टा ई बाई एम, क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा या इक्वल हो जाएगा 0 के। क्यों होगा, क्योंकि ये तो 0 है तो ये ग्रेटर हो ही जाएगी। ठीक है, वी स्केयर माइनस 4 डेल्टा ई बाई एम 0 है फॉर मिनिमम वैल्यू वी, अगर ये मान लेते हैं फॉर रियल वैल्यूज। ठीक है, v1 इज इक्वल टू v2। अगर मैं ये कह देता हूँ, छोड़ दो उस चीज़ को, v1 इक्वल है v2 के, तो v में से v गया 0, तो वी स्केयर माइनस का 4 टाइम और डेल्टा ई बाई एम क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा 0 से, ये इक्वल हो जाएगा 0, जो वो भी देखना है एक बार। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर मैं इसको नेक्स्ट पेज पे देखता हूँ, v किसके इक्वल आ जाएगा, वी स्केयर किसके इक्वल आ जाएगा, 4 डेल ई बाई एम, वी स्केयर ग्रेटर या इक्वल हो जाएगा 4 डेल ई बाई एम। आगे देखते हैं, ध्यान रखना रिजल्ट कैसे निकाला हमने, या लिख लेना, नोट कर लेना। ठीक है, क्या हो गया, वी स्केयर किसके इक्वल हो गया, ग्रेटर या इक्वल होगा 4 डेल ई बाई एम, हो जाएगा यहाँ से। अब देखो यहाँ से मैं m को यहाँ भेज देता हूँ, 2 एक मल्टीपल में डिवाइड में लेता हूँ, ये हाफ एम वी स्केयर हो जाएगा यहाँ से, किसके इक्वल, ग्रेटर या इक्वल हो जाएगा डेल्टा ई, 2 डेल ई के। मतलब जो काइनेटिक एनर्जी थी हमारे पास एटम के पास, ठीक है, जब वो उससे टकराई तो एक्साइटेशन एनर्जी होगी, एक्साइटेड स्टेट में आएगा, मान लो दोनों हुआ, एक डेल्टा ई से, तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो ग्रेटर होगी या इक्वल हो सकती है 2 टाइम ऑफ डेल्टा ई एक्साइटेशन एनर्जी के। ठीक है, तो ये रिजल्ट आ गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ वी फॉर विच वन ऑफ द एटम में गेट आयनाइज उसकी, तो मेरे को v निकालनी है। ऊपर रिलेशन देखो, वी स्केयर किसके इक्वल है, मैं वी स्केयर इक्वल मान लेता हूँ 4 टाइम ऑफ डेल्टा ई बाई एम। यहाँ से v मिनिमम निकालना, तो v किसके इक्वल हो जाएगा, स्केयर रूट ऑफ 4 डेल ई बाई एम। हो गया। अब यहाँ से 4 डेल्टा ई कितना लिया था हमने, स्टार्टिंग में लिखा था 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन को भी कन्वर्ट करो, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम होता है, डिवाइडेड बाय एम मास, वो कितना होगा, मास ऑफ हाइड्रोजन गिवन था 1.67 इंटू 10⁻⁻27, क्वेश्चन में गिवन था 27 kg। ठीक है, मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो और फिर स्केयर निकालो उसका और बताओ मेरे को फाइनल आंसर, वेलोसिटी क्या आएगी।
यहाँ से v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ऊपर से आया 87.04 डिवाइडेड बाय, इसे मल्टीप्लाई की तो 1.67 डिवाइड करो, ये कितना बच गया 10⁴ डिवाइड किया तो स्क्वायर रूट में कितना आ जाएगा 53.07 इंटू 10⁴। ये किसके इक्वल आएगा, स्क्वायर रूट बता दो मेरे को फाइनल, वो आपकी वेलोसिटी हो जाएगी। ये आ गया 7.28 इंटू 10⁴। 4 तो मल्टीपल में ही है, 7.28 इंटू 10⁴ मीटर पर सेकेंड। क्रॉस चेक कर लेना इसको एक बार वैल्यू को। तो ये आ गया मेरा वेलोसिटी। ठीक है, ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 34। क्योंकि क्या था, नॉन इलास्टिक मतलब इन इलास्टिक कोलिजन था। ठीक है, इन इलास्टिक कोलिजन, वो हमने बता दिया क्यों था। ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कुछ यूज हो रही है उस चीज को एक्साइट करने में, मतलब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रही, मतलब इनिशियल थी और फाइनल हो नहीं, क्योंकि वो कुछ यूज हुई है। ठीक है, वो कितनी हुई है वो हमें पता ही है एक्साइटेशन एनर्जी के रूप में। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 सेम रिजल्ट यूज होना है, इसलिए मैंने ये डिराइव करवाया आपको, अदरवाइज तो मैं डायरेक्ट रिलेशन बताता कि v स्क्वायर ग्रेटर इक्वल होता 4 del E by m, यहाँ से डायरेक्ट वेलोसिटी निकाल सकता था मैं। इतना डेरिवेशन वगैरह बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी मेरे को, वो इसलिए बताया ताकि आपको ये चीज़ें पता चले। डेल ई मेरी एक्साइटेशन एनर्जी है। ठीक है, थोड़ा देख लेना इस चीज़ों को, ज़्यादा लिंक तो नहीं होती वहाँ से चैप्टर को पढ़ोगे तो, लेकिन एक एग्जाम्पल कर रखा है इसमें ऐसे इस टाइप से डेराइव, जिसमें हमने इस कंसेप्ट के बारे में थोड़ा बताया है। तो उस पर 3-4 बेस्ड क्वेश्चन यहाँ लगाए गए हैं एक्सरसाइज में, 4 क्वेश्चन है। लास्ट लेक्चर में एक तो कर लिया हमने इलास्टिक का, ठीक है, और ये 2-3 है इन इलास्टिक पे, देख लेते 3 है जो भी है देख लेंगे। क्वेश्चन 35 देखो, अ हाइड्रोजन एटम मूव एट स्पीड v कोलाइड विद अनदर हाइड्रोजन एटम, सॉरी ये 34 ही पड़ गया फिर से मैं, अ न्यूट्रॉन मूविंग with a speed v strike a hydrogen atom in ground state, move towards it with the same speed। देखो क्या कह रहा है, एक न्यूट्रॉन है, मान लीजिए ये न्यूट्रॉन है, मूविंग विद द स्पीड v स्पीड से मूव कर रहा है, स्ट्राइक अ हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम है किसमें, ग्राउंड स्टेट में, n इज इक्वल टू 1, मतलब ग्राउंड स्टेट में, इन ग्राउंड स्टेट, मूव टूवर्ड्स इट, मूव कर रहा किधर, टूवर्ड्स इट, मूव कर रहा है इसकी तरफ, मूव कर रहा, मूव टूवर्ड्स इट विद द सेम स्पीड से। तो फाइंड द मिनिमम स्पीड ऑफ द न्यूट्रॉन फॉर विच इन इलास्टिक कोलिजन में टेक प्लेस, इन इलास्टिक कोलिजन में टेक प्लेस। मैं कह रहा हूं ये एटम जब मूव कर रहा है तो मतलब एक्साइटेड स्टेट होगी। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट तो होगी। तो मान लीजिए एनर्जिकल जब ग्राउंड स्टेट में था, मूवमेंट नहीं थी, तो एनर्जी E1 कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, लेकिन ये मूव कर रहा है मतलब एक्साइटेड स्टेट है, तो E2 पे गया तो कितनी होगी, बाय 4 से इसे बाय n विल बी इक्वल टू 4, यानी कि -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो चेंज कितना है इसमें, E2 माइनस E1 कितना हो गया 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये इसके पास एनर्जी होगी, एक्साइटेशन एनर्जी। ठीक है, टकराने के बाद जब मूव करेंगी तो वो होगी हमारी एक्साइटेशन एनर्जी। तो अब देखो यहां से हमने इन इलास्टिक में रिलेशन निकाला था, हाफ mv² इज इक्वल टू कर लेते हैं 2 del E। यहाँ से मेरे को वेलोसिटी चाहिए, तो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 del E by m। तो 4 एनर्जी कितनी है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम डिवाइडेड बाय m। मास कितना है 1.67 इंटू 10⁻⁻27। ठीक है, तो यहाँ से आपकी वेलोसिटी आ जाएगी। कर लोगे इसको, मल्टीप्लाई और डिवाइड करके मेरे को फाइनल आंसर बता देना, मीटर पर सेकंड में आएगा।
ठीक है, खुद से करना इस चीज़ को, कैलकुलेशन को। कुछ पूछना हो बताओ इस क्वेश्चन में क्या था, देख लो चाहे एक बार। एक न्यूट्रॉन था, न्यूट्रॉन जो था मूव कर रहा था किस स्पीड से, v स्पीड से, कोलाइड विद अनदर हाइड्रोजन एटम। किससे? कोई अनदर हाइड्रोजन एटम है जो कैप्ट है, नहीं सॉरी, स्ट्राइक अ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में स्ट्राइक करता है, मूव करने लग जाता है, मूविंग टूवर्ड्स इट विद द सेम स्पीड। सेम स्पीड मतलब कि कुछ एनर्जी एक्साइटेड स्टेट में इसको मिली जिसके कारण ये मूव करने लगा सेम स्पीड में, मूव करने लगा ग्राउंड स्टेट, हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट मूव टूवर्ड्स इट विद द सेम स्पीड। स्ट्राइक के बाद तो मूव करने लगा तो एक्साइटेड स्टेट आ गई, तो इसको चेंज करने में कितनी एनर्जी लगी है एक्साइटेड स्टेट में वो हमने निकाल दी। ग्राउंड स्टेट में ये थी एक्साइटेड, मान लो E2 पे गया तो ये आ गया, चेंज इन एनर्जी कितना हुआ 10.2 इलेक्ट्रॉन में, इतनी एक्साइटेशन एनर्जी होगी हमारी डेल्टा E। तो उसका यूज़ करके वेलोसिटी पीछे इनइलास्टिक का रिलेशन लगा दिया बस, और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं अब। 35 के बाद 36। कुछ कमी रहेगी हो तो पूछ लेना, ठीक है, क्योंकि मेन तो यही है, सीधी सी बात है, एक्साइटेड स्टेट में लाने के लिए कुछ एनर्जी वो अपनी उसको देगा, जब एनर्जी उसको देगा तो एक्साइटेड स्टेट में आएगी, एक्साइटेड स्टेट में आएगी तो मूव करेगी। अगर ग्राउंड स्टेट में है कोई, ठीक है, मैं रेस्ट में हूँ, मैं किसी बॉडी पे फोर्स लगाऊंगा तभी तो वो मूव करेगी, और उसको जितना फोर्स चाहिए उससे ज़्यादा लगाऊं तो ही मूव करेगी वो, ठीक है। तो वह एनर्जी गई है, कहाँ गई, लॉस होगी, कुछ एनर्जी उसने यूज़ कर ली, उसको यूज़ की है तभी वो मूव किया है, ठीक है। तो थोड़ा देखो इन चीज़ों को, थोड़ा एनालाइज करना इन चीज़ों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36। व्हेन अ फोटोन इज एमिटेड, एक फोटोन एमिट किया बाय हाइड्रोजन एटम, द फोटोन कैरी ए मोमेंटम विद इट। कैलकुलेट द मोमेंटम कैरिड बाय द फोटोन। देखो लैम्डा दे रखा है इसमें 656.3 नैनोमीटर। नैनो कितना होता है आपको पता है। ए पार्ट में इसने पूछा है मोमेंटम, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। अगर दो क्वेश्चन करने के बाद थोड़ा अगर ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज आप इजीली कर पाओगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्या है, कैलकुलेट द मोमेंटम कैरिड बाय द फोटोन व्हेन हाइड्रोजन एटम एमिट लाइट ऑफ वेवलेंथ। ये मोमेंटम निकालना है। तो सबसे पहले मैं एक रिलेशन पता, लैम्डा विल बी इक्वल टू एच अपॉन में एम वी होता था, पढ़ा होगा। एम वी क्या होता था, मोमेंटम होता था भाई, एच बाई पी। हमें निकालना क्या, मोमेंटम ही निकालना है, तो पी इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा कर सकता हूँ। बताओ कुछ ज़्यादा मैंने कुछ किया हो तो इसमें सिंपल ही था। एच की वैल्यू क्या होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34। लैम्डा कितना दे रखा है 656.3 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। डिवाइड करके मेरे को मोमेंटम बता दो, इसका फाइनल आंसर। कितना होगा, ये आएगा 1 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। चेक कर लेना और मेरे को अच्छे से एक बार बता भी देना। ये था मेरा ए पार्ट, हो गया। इसी का बी पार्ट देखो। अब बी पार्ट में क्या कह रही है, विद व्हाट स्पीड डज द एटम रिकॉइल ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन। स्पीड बतानी है v। अब देखो पिछला रिलेशन ही यूज कर देते हैं, स्पीड मतलब v बतानी है तो मोमेंटम p मास इंटू वेलोसिटी होता था, और मेरे को स्पीड बतानी मतलब v बतानी है तो क्या होगा p/m, और p कितना है 1 इंटू 10⁻⁻27 जो हमने पीछे ही देखा है, और m कितना है, m किसकी बात कर रहा है, फोटोन, उसका मास गिवन है, हाँ, मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम, टेक द मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम लो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। करो डिवाइड और वेलोसिटी बता दो इसको कितनी आएगी, बताओ कमेंट में।
0.59 मीटर पर सेकेंड, यही आएगी, चेक कर लेना। ये था मेरा बी पार्ट। इसी का सी पार्ट और है, 3 पार्ट है ना, सी और देख लो इसका। सी में क्या है, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉयल ऑफ द एटम। क्या बतानी है, काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहले देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिकॉयल ऑफ द एटम। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, सबसे पहले आपको रिलेशन पता होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, यही होती थी। हाफ एम की वैल्यू क्या है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27, और वी क्या है, वी का स्केयर कर दो, वी की वैल्यू पुट कर दो 36, क्वेश्चन 36। 1 मिनट रुको। वी की वैल्यू ऊपर दे ही रखी है, पुट कर दो 0.59 का स्केयर, और काइनेटिक एनर्जी मेरे को बता देना कितनी होगी। ठीक है, कर लोगे। चलिए, ये था मेरा क्वेश्चन 36। देखना, जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो किस में आएगी, जूल में आए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करनी है तो उसको मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, चलिए आपके ऊपर छोड़ दिया, ये बाकी पार्ट निकाल लेना, इसको कैलकुलेशन वगैरह करके। सिंपल था, कुछ भी नहीं है, तीनों पार्ट इसके। कोई प्रॉब्लम आए, कहीं से कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट में जरूर पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम अब। क्वेश्चन नंबर 37। बस यही क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा केसेस हैं, जिस चीज़ को समझना है केस को, बाकी तो कुछ नहीं आगे क्वेश्चन। बस ये 37 एक ही है इम्पोर्टेंट 1, थोड़ा टिपिकल भी है ये, लगता है वैसे। 1-2 बार प्रैक्टिस करो, समझो तो आसानी से हो जाता है, ज़्यादा वो भी नहीं है इसमें ऐसी बात। चलो देखो क्वेश्चन 37। When a photon is emitted from an atom, the atom recoil, the kinetic energy of recoil and the energy of the photon come from the difference in the energy. देखो, suppose a hydrogen atom change its states from n will be equal to 3 to n will be equal to 2। एक हाइड्रोजन एटम है, स्टेट चेंज कर रहा है, n will be equal to 3 से n will be equal to 2। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, लैम्डा निकाल सकते हैं, एनर्जी निकाल सकते हैं, चेंज इन एनर्जी कितना हो रहा है। ठीक है, हम चेंज इन एनर्जी निकालते हैं सबसे पहले, मतलब एक्साइटेशन एनर्जी 13.6 इंटू 1/n1 का स्केयर, मतलब 1/4 माइनस 1/9, कितना हो गया 13.6 इंटू 5/36। करो कैलकुलेटर, बताओ मेरे को कितना आएगा ये आ गया 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। चलिए, इसके बाद देखो क्या था, एक बार तो ये स्टेट दे रखी थी, एक फोटोन है, मान लीजिए ये एनर्जी की स्टेट है। ए फोटोन इज एमिटेड फ्रॉम एन एटम, द एटम रिकॉयल, मतलब मान लीजिए यहाँ एक E1 ये मान लो E2 था और ये E3 था, यहाँ से फोटोन निकल रहा है। फोटोन निकल रहा है तो मतलब कुछ एनर्जी जब निकलेगी तो एक्साइटेड, मतलब कोई स्टेट था उससे लोअर एनर्जी में आएगा जब, तो कुछ एनर्जी निकलेगी, एमिट होगी। ठीक है, तो वो जो है एमिट हो रही है वो कितनी है, एक मिनट रुको, देखो क्या हो रहा था, N3 से 2 में ट्रांजिशन हो रहा है, तो मतलब एनर्जी 3 है, ये 2 से ट्रांजिशन हुआ, तो यहाँ एनर्जी डिफरेंस कितना है 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये आ गया।
ये एक लाइन में हमारा दे रखा था। अब देखो क्वेश्चन 37 को फिर से देखो एक बार। व्हेन अ फोटोन इज एमिटेड, एक फोटोन जब एमिट हो रहा है तो क्या हो रहा है, बाय हाइड्रोजन एटम द फोटोन कैरी ए मोमेंटम, सॉरी इज एमिटेड फ्रॉम एटम, द एटम रिकॉइल। देखो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल, देखो ये इस स्टेट पे था, यहाँ से यहाँ आया तो काइनेटिक एनर्जी प्लस फोटोन, मतलब कुछ एनर्जी एमिट हो रही है तो मतलब कि एनर्जी ऑफ द फोटोन जो निकल रहा है, एनर्जी ऑफ फोटोन, ये दोनों किससे आ रही है, डिफरेंस इन एनर्जी, एनर्जी का डिफरेंस से। तो हम क्या ले सकते हैं, यहाँ से देखो जो एनर्जी का डिफरेंस है वो क्या है, लाइन में जो बोला वो देख रहे हैं हम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, एंड द एनर्जी ऑफ द फोटोन, फोटोन की एनर्जी प्लस फोटोन की एनर्जी क्या होगी, एनर्जी ऑफ फोटोन, लिख लेता हूं मैं, ऐसे लिख लेता हूं एनर्जी ऑफ फोटोन एक बार, ठीक है। ये आ गया एक रिलेशन। अब यहां से देखो, अब यहां से मेरे को वी का नहीं पता, वी का पता है, नहीं पता, वी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। और चलो देख लेते हैं, वी निकाल लेते हैं। अब देखो हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखते हैं, एनर्जी की बात आती है वहां मोमेंटम भी देख लेते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम कंजर्वेशन क्या कहता है, इनिशियल जो मोमेंटम होगा वही फाइनल मोमेंटम होना चाहिए, ठीक है, यही कह रहा है। अब देखो इनिशियल हायर स्टेट पे तो मोमेंटम कुछ था ही नहीं, जीरो। उसके बाद क्या हुआ, फाइनल क्या हुआ, फोटोन के पास मोमेंटम था और जब ये हायर स्टेट से नीचे आ रहा था तो इसके पास भी मोमेंटम था, ठीक है, हाइड्रोजन एटम के पास। तो मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन प्लस मोमेंटम ऑफ फोटोन, यही होगा। अब क्या कह देता हूं, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन, इक्वल है। चलिए मोमेंटम वैसे होता क्या है, h बाई लैम्डा होता है, h बाई लैम्डा प्राइम लिख लेता हूँ, ये होता है, h बाई लैम्डा होता है। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो इट इम्प्लाइज v किसके इक्वल आ गया, h बाई m लैम्डा प्राइम, यही होगा। क्योंकि फ्रैक्शन निकालना है हमने, फ्रैक्शन निकालना है तो रेशियो में आएगा ना, इसलिए हमने यहाँ लैम्डा प्राइम लेके चले हैं, वो वहाँ एक लैम्डा आ जाएगा, ठीक है। चलिए इतना आ गया। अब देखो v की वैल्यू आ गई, ठीक है, तो v की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूँ, डेल्टा E किसके इक्वल होगा, हाफ m। देखो ये मोमेंटम आया ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिकॉइल ऑफ एटम हो रहा है, रिकॉइल ऑफ एटम, ठीक है, रिकॉइल ऑफ एटम। चलिए इसको छोड़ो, रिकॉइल ऑफ एटम, हमें क्या निकालना है, फ्रैक्शन निकालना है, उस पर बात करते हैं हम, डायरेक्ट कंसेप्ट वाइज चलते हैं। हाफ m, v की वैल्यू है h बाई m लैम्डा प्राइम का स्केयर प्लस e की एनर्जी हम क्या लिख सकते हैं, h न्यू लिख सकते हैं, न्यू को c अपॉन लैम्डा, तो h c बाई लैम्डा प्राइम लिख लेता हूँ इसको, ठीक है, हो गया। अब यहाँ से देखो ये प्लस का सारा को इस साइड भेज देता हूँ, माइनस के हो जाएंगे, डेल्टा E माइनस 1/2 m h स्केयर, m से m ख़त्म करो ऊपर से, तो m लैम्डा प्राइम का स्केयर माइनस एच सी बाई लैम्डा प्राइम, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, अगर है तो पूछना जरूर इस चीज़ को। आगे देखो, आगे क्या हो रहा है, अगर मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ तो यहाँ से क्या होगा, लैम्डा प्राइम स्केयर का एलसीएम ले लेता हूँ तो ऊपर क्या चला जाएगा, यहाँ लैम्डा प्राइम स्केयर ई डेल्टा ई माइनस का इसके साथ आ जाएगा एच सी लैम्डा प्राइम माइनस एच स्केयर बाय 2m, ये बचेगा, मतलब कि लैम्डा स्केयर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरी टर्म को, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से एक इक्वेशन बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो यहाँ से अगर क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगाऊँ तो क्या होगा, माइनस बी
प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी का स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अगर हम x की फॉर्म में लैम्डा प्राइम ले लेते हैं, लैम्डा प्राइम ये होगा। देखो हुआ क्या है, दोनों मेन है, इसमें हुआ क्या है, इसमें हुआ है देखो ऊपर देखो, जब 3 से 2 में आ रहा था इनका डिफरेंस क्या था, इनका डिफरेंस था काइनेटिक एनर्जी वाला और फोटोन की एनर्जी वाला, ठीक है। तो ये डिफरेंस बन रहा था, ये रिलेशन का यूज करके हम डिराइव करेंगे, ठीक है, सारी चीजों को, ठीक है। क्योंकि डेल्टा ई की वैल्यू तो दे ही रखी है, डिफरेंस तो हमने ऊपर निकाल ही लिया। अब फोटोन की एनर्जी पता है, वी की वैल्यू निकालनी है, वो मोमेंटम से निकालेंगे, मोमेंटम में वी आता है मास इनटू वेलोसिटी, तो वहां वी निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए अब इस रिलेशन का यूज करते हैं। लैम्डा प्राइम किसके इक्वल आ जाएगा, यहां से लैम्डा प्राइम किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस बी की वैल्यू क्या है, यहाँ ए होता था बी और सी, तो बी क्या है माइनस एच सी। चलिए जी माइनस प्लस माइनस आएगा ना, स्क्वायर रूट ऑफ बी का स्क्वायर कर देंगे, बी का स्क्वायर मतलब एच सी का स्क्वायर माइनस माइनस 4ac, ए कितना है डेल्टा ई और सी कितना माइनस एच स्क्वायर बाई 2m, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 डेल ई क्रॉस एच स्क्वायर बाई 2m, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2a। ए की वैल्यू क्या है डेल्टा ई, हो गया। ऊपर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एच सी कॉमन निकाल लेता हूँ, तो एच सी कॉमन निकालूंगा तो नीचे सी जाएगा, क्योंकि नीचे सी नहीं है ना, तो लैम्डा प्राइम किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस एच सी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, नहीं रुको, यहाँ से एच सी कॉमन निकाला, अब निकाल लो, अब लिखो स्क्वायर रूट ऑफ 1 बच गया प्लस क्या बच गया, 2 से 2 कैंसिल करो, 2 बच गया, 2 डेल ई बाय एम सी स्क्वायर, ये बच गया डिवाइडेड बाय 2 डेल ई। यही होगा। चलिए भाई हो गया यहाँ तक। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे को फ्रैक्शन चाहिए था ना, मैंने इसलिए लैम्डा प्राइम इसको लिखा, मैंने पता है आखिरी में क्वेश्चन में दे रखा है 37 में ही, कैलकुलेट द फ्रैक्शनल चेंज इन द वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड, फ्रैक्शनल चेंज, तो लैम्डा प्राइम बाई लैम्डा, लैम्डा क्या होगा, लैम्डा निकाल लो, लैम्डा की वैल्यू क्या होगी वो निकाल लो, निकाल लोगे, क्या होता है लैम्डा, लैम्डा होता है E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, तो एच सी बाई लैम्डा मतलब लैम्डा इज इक्वल टू एच सी बाई ई होगा, लेकिन हमारे पास यहाँ डेल्टा ये डिफरेंस है, तो लैम्डा क्या होगा एच सी बाई डेल ई, ये हो जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो लैम्डा प्राइम क्या बचेगा, अगर मैं यहीं लिख लेता हूँ ये एच सी बाई डेल्टा ई होगा, फ्रैक्शन में डिवाइड में आएगा, क्योंकि लैम्डा यहाँ लिख लेता है लैम्डा प्राइम बाई लैम्डा एच सी प्लस माइनस एच सी स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस 2 डेल ई बाई एम सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल ई, 2 डेल ई, इन इसको डिवाइड कर देंगे किससे, एच सी बाई डेल ई, दिख रहा है सारा, डेल ई से डेल ई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एच सी कॉमन निकाल लेंगे तो एच सी से एच सी कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो लैम्डा प्राइम बाई लैम्डा क्या बचेगा वो लिखते हैं, अब आगे लिखें। यहाँ तक मेन क्या था, इस चीज़ को ध्यान रखना बस, जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी हुई है, ये चीज़ दी हुई है क्वेश्चन में, ठीक है, इसी चीज़ को सोल्व कर रहा हूँ बस इस क्वेश्चन में मैं, ठीक, बाकी ज़्यादा कंफ्यूज होने की इसमें ज़रूरत नहीं है, यही लाइन को याद रखो और चीज़ों को इवेल्युएट करते जाओ, मतलब सिंप्लीफाई करते जाओ, मैथ करो यहाँ से बस। अभी तो कुछ आया ही नहीं है क्वेश्चन में, लैम्डा प्राइम बाई लैम्डा मेरे को निकालना था, फ्रैक्शन निकाला था ना, लैम्डा प्राइम बाई लैम्डा वो मेरा पीछे आ गया है, यहाँ तक रिजल्ट पहुँचना था, अब तो इसको सिंप्लीफाई करना है। तो क्या बच गया, कैंसिल होने के बाद 1 बचता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट था, इसकी पावर हाफ हो जाएगी, तो 1 प्लस 2 डेल ई बाई एम सी स्क्वायर की पावर 1/2, ये बच गया डिवाइडेड बाई 2a था तो 2 बच गया, ठीक है, ये आ गया मेरा पीछे से जो कैंसिल हो गए, ठीक है।
अब यहां से देखो क्या हो रहा है, यहां से करना क्या आपको, यहां से देखो एक्सपेंशन करेंगे इसको तो पावर आगे आ जाएगी, क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस स्केयर ब्रैकेट लगाओ 1 प्लस का 2/2 हो जाएगा, तो यानी कि डेल ई बाय एम सी स्केयर बचेगा, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, क्योंकि मान लो ये बहुत ज़्यादा है तो बहुत स्मॉल हो जाएगी क्वांटिटी, इसलिए पावर आगे हो जाएगी 1 प्लस 1/2 एक्सपेंशन हो जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखो, ये थोड़ा कंसेप्ट है यहाँ पे +2 में के लेवल के हिसाब से कि आप बस इसको इतना ध्यान रखो, ये एक्सपेंड होगा तो ये इसके साथ टर्म आएगी, बस एक्सपेंशन करेंगे यहाँ से, सिंप्लीफाई करेंगे, लैम्डा प्राइम बाई लैम्डा हो गया, डिवाइडेड बाई 2 है। अब देखो अगर मैं प्लस क्वांटिटी लेता हूँ तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो लैम्डा बाई लैम्डा किसके इक्वल आएगा 1 प्लस का डेल्टा ई बाय 2, इसके साथ तो आ ही जाएगा 2mc स्क्वायर। देख लो कहीं से कुछ स्टेप समझ नहीं आया ना तो दोबारा पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें इसमें चैप्टर से थोड़ा हट के हो गए यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं। अब मेरे को सारी वैल्यू दे रखी है तो मेरे को निकालना क्या था, लैम्डा प्राइम बाई लैम्डा ही निकालना था। कर लोगे कैलकुलेटर, सिंपल कैलकुलेशन बचती है। यहाँ पे डेल्टा ई आपको गिवन है, पीछे ही निकालना है हमने, क्या थी वो वैल्यू देख लेना, 1.89 थी क्या, जो भी थी देख लेना, कांस्टेंट थी। एम मास आपको गिवन है, ठीक है, क्या है 1.67 × 10⁻⁻27 kg। क्या रह गया सी की वैल्यू आपको पता है 3 × 10⁸ होती है। ठीक है, और क्या रह गया, और कुछ रहते हैं 2m की वैल्यू होगी, सी की वैल्यू होगी, और हाँ ये जो आएगी ना डेल्टा ई 1.8 था शायद 1.89 जो भी था इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ई को पुट करेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज। सारी वैल्यू पुट करो और सोल्व करो, लैम्डा प्राइम बाई लैम्डा आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 37। थे थोड़े कंसेप्ट इसमें, पर अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा देख लेना इस चीज़ को, इंपॉर्टेंट है। कुछ समझ नहीं आए कहीं से कोई कंसेप्ट, कैसे इस चीज़ को इलेबोरेट किया है, कहाँ से क्या किया है, तो एक बार दोबारा पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार देखो, स्लो करके देख लेना वीडियो, अगर कहीं दिक्कत हो तो। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर नोट कर लोगे ना इस क्वेश्चन को तो जल्दी समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 था, 38 करते हैं। क्वेश्चन 38 क्या है, द लाइट एमिट इन द ट्रांजिशन, लाइट एमिट हो रही किस ट्रांजिशन से, n विल बी इक्वल टू 3 to n विल बी इक्वल टू 2। देखो ट्रांजिशन की बात आ गई, वहाँ से हम एनर्जी निकाल सकते हैं, चेंज इन एनर्जी डिफरेंस, सीधी सी बात है। क्या होगा 13.6 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, n1 कितना है 13.6 × n1 कितना है 1/4 माइनस 1/9, कितना हो गया E 13.6 × 5/36, यही होगा। तो ये आ जाएगा 1.89 जो पीछे आया था, यानी कि 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख लेता हूँ मैं इसको, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन आगे, मेरे को नहीं पता आगे निकालना क्या है। इन हाइड्रोजन इज कॉल्ड H alpha light, find the maximum work function a metal can have so that H alpha light can emit photo electron from it। मैक्सिमम वर्क, तो ध्यान रखना मैक्सिमम वर्क, तो एनर्जी जो हो सकती है ना वो ग्रेटर हो सकती है, इक्वल हो सकती है किसके, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल के, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। ठीक, तो जो एनर्जी होगी ये कितनी होगी 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी इसका वर्क फंक्शन हो गया मेटल का। ठीक है, ये डिफरेंस है, अगर इतनी एनर्जी दें तो वो उसका वर्क फंक्शन होगी। ठीक है, वर्क फंक्शन मतलब एनर्जी है, एनर्जी हमने निकाल ली। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं अब हम। क्वेश्चन 39। में क्या है, लाइट फ्रॉम बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज क्या होती है, n इज इक्वल टू, कहाँ से स्टार्ट होती है आपको पता ही है, n इज इक्वल टू 2 से n विल बी इक्वल टू 3 4 सो ऑन, ये चलेगी। इतना तो पता है, एनर्जी हम निकाल सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं, थोड़ा आगे पढ़ते हैं। लाइट फ्रॉम बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन इज एबल टू इजेक्ट फोटोन फ्रॉम मेटल, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। मैक्सिमम वर्क फंक्शन क्या हो सकता है मेटल का, वर्क फंक्शन मतलब एनर्जी मैक्सिमम, के मैक्सिमम की बात कर रहा है यहाँ पे, सॉरी मैक्सिमम वर्क फंक्शन की बात कर रहा है, एनर्जी की क्या हो सकती है बताओ। मैक्सिमम क्या हो सकती है, 13.6 इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अब n1 n2 का पता होना चाहिए। n1 इज इक्वल टू 2 to n विल बी इक्वल टू, अगर मैं इनफाइनाइट कर दूं समथिंग बाय इनफाइनाइट 0, तो एनर्जी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 13.6/n2 4 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें बाल्मर सीरीज में जो मैक्सिमम एनर्जी हो सकती है, वर्क फंक्शन है वो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकता है, क्योंकि सीरीज n विल बी इक्वल टू 2 से स्टार्ट होती है, उसके ऊपर लेवल जाएगा वो कम होती जाएगी। ठीक है, देख लेना, सिंपल है 2 क्वेश्चन, मैंने इतनी स्टेटमेंट पढ़ी नहीं है, डायरेक्ट आपको बताइए। टाइम भी हो गया हमारा इसका, बाकी क्वेश्चन जो रहते हैं वो हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट एक लेक्चर में ही कंप्लीट हो जाए। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं एक बार, क्वेश्चन नंबर 40। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट में कर लें, बोलो क्या करना है। अगला तो बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन 40 बता देता हूँ एक और। देखो, अ फिल्टर ट्रांसमिट ओनली द रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ, रेडिएशन, क्वेश्चन 40, रेडिएशन फ्रॉम हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब फॉल ऑन अ सीजियम प्लेट, फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। ठीक है, अगर आपको वर्क फंक्शन दे रखा है सीजियम का 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, रेडिएशन फ्रॉम हाइड्रोजन ट्यूब, तो देखो एनर्जी इंसिडेंट फोटोन की हाइड्रोजन ट्यूब में कितनी हो सकती है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम बात करते हैं हाइड्रोजन में 13.6 इलेक्ट्रॉन, मतलब उसको हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब फॉल ऑन अ सीजियम प्लेट 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, तो ये ईपी हो गया, वर्क फंक्शन है, तो काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल टू h न्यू माइनस 5, तो ये कितनी है 13.6 माइनस 5 1.9, तो कितना हो गया 11.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसके आसपास आएगा, चेक कर लेना आंसर। ठीक है, ये है, सिंपल है इसमें। तो ये 2-3 क्वेश्चन लास्ट के थे, सिंपल है, इसलिए फटाफट मैंने बता दिए मोटे मोटे। बाकी देख लेना, कहीं कोई कमी लगे, कोई चीज़ समझ ना आए तो कमेंट में ज़रूर पूछना उस चीज़ को। लास्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, सॉरी। ठीक है, कितने क्वेश्चन रहते हैं, मेरे हिसाब से 4-5-6 क्वेश्चन और रहते होंगे, 6 क्वेश्चन होंगे मैक्सिमम। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में पूरी कोशिश करेंगे उनको ख़त्म कर दें और इस चैप्टर को फिनिश कर दें। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय।